हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में आज हम जो है कक्षकों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षकों के प्रकार। कक्षकों के प्रकार। देखिए, कक्षकों के बारे में परिभाषा जो थी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी। कक्षक और कक्षा का अंतर भी बताया था आपको। कक्षक का मतलब होता है नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान, नाभिक के चारों ओर का ऐसा स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कहा जाता है कक्षक। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वह स्थान कहलाता है बेटा कक्षक। अब कक्षकों के कई प्रकार होते हैं। आपने क्वांटम संख्या वाला टॉपिक पढ़ा, तो उस क्वांटम संख्या वाले टॉपिक में आपने कक्षकों के कई सारे प्रकार पढ़े। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो वही सारे प्रकार अपन जो है उनको थोड़ा सा विस्तार से यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा एस कक्षक। देखिए, एस कक्षक जो है ये आपके प्रथम कोश से प्रारंभ होते हैं। एस कक्षक जो है पहले कोश से प्रारंभ हो जाते हैं। एस कक्षकों के लिए L बराबर होता है 0, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है इनका 0, और प्रथम कोश से जो है इनके प्रारंभ होता है, प्रथम कोश से। यानी ऐसा कोई कोश नहीं होता है जिसके अंदर एस कक्षक अनुपस्थित रहे, ऐसा कोई भी कोश उपलब्ध नहीं। अब ये जो कक्षक होते हैं आकृति में गोलाकार होते हैं, दिशाहीन होते हैं, और तीसरी बात आती है सममित होते हैं। 3 गुण है इसके: गोलाकार आकृति, दिशाहीन और सममित। गोलाकार आकृति मतलब एक गेंद के समान, वृत्त नहीं, गोलाकार। वृत्ताकार नहीं होते। वृत्त का मतलब एक रिंग जैसी आकृति, जो एक द्विमीय आकृति। ये द्विमीय आकृति नहीं होती। कक्षक जितने भी होते हैं, सारे के सारे कक्षक जो हैं वो त्रिविमीय आकृति वाले होते हैं। तो एक गोलाकार आकृति का मतलब एक गेंद के समान आकृति वाले होते हैं। फिर दूसरी बात हमने इनको बोला दिशाहीन। दिशाहीन का मतलब है जैसे आपने एक बॉल अपने हाथ में लिया और बॉल को आप थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ, अगर बॉल पर किसी प्रकार का कोई निशान लगा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा एंगल चेंज करने पर, उसको थोड़ा घुमाने पर आपको बॉल में, उसकी बनावट में, उसकी आकृति में कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण से हम इनको क्या मानते हैं? दिशाहीन। कहीं से भी देखें आपको एक समान दिखाई पड़ती है। तीसरी बात कही जाती है सममित। सममित का मतलब होता है कि अगर हम इनको केंद्र में से होती हुई एक लाइन खींचें, ये गोलाकार आकृति है, केंद्र में से होती हुई एक लाइन को खींचा जाए, कहीं से भी लाइन खींचिए, केंद्र में से होती हुई जानी चाहिए। अगर केंद्र में से होती हुई लाइन जो है आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो वह आकृति आपकी सममित आकृति कहलाती है। अगर जो है लाइन 2 बराबर भागों में बांटेगी तो उस आकृति को नाम दिया जाएगा सममित आकृति। तो एस कक्षक बेटा आकृति में गोलाकार होते हैं, दिशाहीन होते हैं और सममित होते हैं। एस कक्षकों का प्रारंभ प्रथम कोश से हो जाता है। एस कक्षक जो है पहले कोश से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कोई कोश नहीं होता है जिसके अंदर एस कक्षक आपके अनुपस्थित रहे। ठीक। अब बेटा इसको अगर अपन देखें, इसकी बनावट को देखें, ये बेटा गोलाकार है, ये आपका 1s कक्षक है। अब 1s कक्षक में
देखिए इसमें हमने डॉटेड एरिया दिखाया है, नाभिक के समीप जो है हमने डॉट काफी गहरे दिखाए हैं और फिर दूरी बढ़ने के साथ डॉट को हमने हल्का कर दिया। मतलब इसका ये होता है कि नाभिक के समीप के भाग में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक होती है, नाभिक के समीप के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी, नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना में कमी आएगी। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना में कमी प्रारंभ हो जाती है। तो गोलाकार आकृति में नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक और दूरी बढ़ने के साथ साथ जो है संभावना जो है कम होती जा रही है। इस बेटा संपूर्ण गोलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो होती है 90 से 95% होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी होती है? 90 से 95% संभावना होती है। और फिर बाकी की संभावना कहाँ है? बाकी की संभावना बेटा इस गोलाकार क्षेत्र की सीमा के बाहर है। और सीमा के बाहर कहां तक है? पता नहीं कहां तक है। क्यों नहीं पता? आपने पढ़ा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को और उसके सही संवेग को दोनों को एक साथ शुद्धता से ज्ञात करना संभव नहीं। तो हम एक संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है या इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिक है, तो ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन आपका इस लाइन तक मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसा कह पाएंगे तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत गलत होगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति को नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो हमने क्या बताया कि इस गोलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना कितनी होगी? 90 से 95%। और शेष संभावना क्या होगी? शेष संभावना इस गोले की सीमा के बाहर होगी। कहां तक होगी? कुछ कहना संभव नहीं है। किसके अनुसार? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। तो ये बेटा हमने आकृति प्रदर्शित करी है 1s कक्षक की। अब बेटा 1s के बाद में आता है 2s कक्षक। अब बेटा 2s कक्षक जो है उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है 1s की। बगैर 1s के 2s का कोई अस्तित्व संभव नहीं। सबसे पहले अब देखिए 2s को किस तरह दिखाया जाएगा। अंदर की साइड वही 1s, नाभिक के समीप इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम, दूरी बढ़ती जाएगी, संभावना कम होती चली जाएगी। फिर बेटा ये इसके बाहर का हो गया 2s कक्षक। देखिए अंदर तो है ये 1s कक्षक, बाहर का हो गया 2s कक्षक।
अब आप बेटा बीच में खाली स्थान देख रहे हैं, और ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को नाम दिया जाता है नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या त्रिज्य नोड। ये जो बीच का रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई संभावना नहीं है, कोई डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या त्रिज्य नोड। तो 2s कक्षक में क्या बताया, नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सर्वाधिक, दूरी बढ़ती जाएगी, संभावना में कमी आती जाएगी, एक निश्चित क्षेत्र के बाद इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। फिर आप इसके बाद यहां से देखें, संभावना सर्वाधिक, दूरी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना घटती जा रही है। बीच के इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य, फिर संभावना फिर बढ़ेगी, मध्य में सर्वाधिक हो जाएगी, मध्य के बाद फिर घटेगी और उसमें कमी आती जाएगी, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना वही रहेगी 90 से लेकर के 95%। और इसके बाद की संभावना कहां पर होगी, इस गोलाकार सीमा के बाहर, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। शेष संभावना गोले की सीमा के बाहर होती है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। तो ये हो गया आपका 2s कक्षक। और ये जो बीच में हम खाली स्थान देख रहे हैं, इस खाली स्थान को नाम दिया जाता है नोडीय पृष्ठ या त्रिज्य नोड या नोडीय सतह। और इन त्रिज्य नोडों की संख्या को निकाला जाता है n-1 से। नोडीय पृष्ठों की संख्या या त्रिज्य नोडों की संख्या यहां पर होती है s कक्षकों के लिए n-1। इसमें n होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या 2, तो 2 - 1 बराबर 1। मान लीजिए 3s कक्षक बनाया जाता, तो 3s कक्षक में n का मान हो जाता 3, तो 3 - 1 बराबर 2 नोडीय पृष्ठ आपको वहां पर दिखाई देते। 4s होता तो 3 नोडीय पृष्ठ आपको वहां पर दिखाई पड़ते। तो इस तरह से जो है अपन s कक्षक के बारे में बताते हैं। गोलाकार होते हैं, दिशाहीन होते हैं, सममित होते हैं। फिर कक्षकों के मध्य का वह स्थान, कक्षकों के मध्य का वह स्थान जिस स्थान में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है या नहीं होती है, उस स्थान को नाम दिया जाता है त्रिज्य नोड या नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह। अब बेटा इसके बाद में आता है आपका p कक्षक। कक्षकों के प्रकारों में दूसरा प्रकार आता है p कक्षक। अब बेटा p कक्षक क्या होते हैं? p कक्षक जो है, सबसे पहली बात, p कक्षकों के लिए l का मान होता है 1, और l का मान 1 होने का मतलब है ये प्रारंभ कहां से होते हैं? ये प्रारंभ होते हैं दूसरे कोश से, दूसरे कोश से प्रारंभ होते हैं। यानी प्रथम कोश में कोई p कक्षक नहीं पाया जाता, दूसरे कोश से जो है ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, दूसरे कोश से ये प्रारंभ होते हैं, और इनके लिए m के 3 मान होते हैं बेटा, -1, 0 और +1। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में 3 प्रकार के अभिविन्यास, और 3 प्रकार के अभिविन्यास का मतलब p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। आपके जो p कक्षक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक होता है px, py एवं pz। तो p कक्षकों के लिए मैंने बताया कि दूसरे कोश से प्रारंभ होते हैं, इनके लिए l का मान, द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, और इस तरह से m के 3 मान संभव होते हैं, -1, 0 और +1। इस 3 मानों का अर्थ हुआ कि आपका जो p उपकोश होगा वो 3 प्रकार के p कक्षकों से मिलकर बना होता है, px, py और pz।
अब बेटा ये पी कक्षक जो है ना आकृति में डंबलाकार होते हैं, डंबलाकार होते हैं और दिशायुक्त होते हैं। दो बातें बताई यहां पर, एक तो आकृति हमने बताई डंबलाकार और एक बताई इसमें दिशायुक्त। डंबलाकार आकृति इस प्रकार होती है, और बीच का जो क्षेत्र होता है वो नाभिकीय क्षेत्र होता है, यानी इस प्रकार से बीच में नाभिक और दोनों ओर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दोनों डंबल आकृति में बिल्कुल समान होते हैं, यानी दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं एकदम समान हो। चाहे भले ही एक इलेक्ट्रॉन हो पी कक्षक के अंदर, जितनी संभावना इलेक्ट्रॉन मिलने की इस क्षेत्र में होगी उतनी संभावना इलेक्ट्रॉन मिलने की इस क्षेत्र में होगी। तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना पूरे पी कक्षक में एक समान होती है। अब देखिए इसमें हमने बताया दिशायुक्त होते हैं। दिशायुक्त का अर्थ क्या है? जैसे हम एक पी कक्षक को व्यक्त कर रहे हैं पी एक्स से, एक को व्यक्त कर रहे हैं पी वाई से और एक को व्यक्त कर रहे हैं पी जेड से। पी एक्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष पर पाया जाएगा, या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना एक्स अक्ष पर होगी, तो उसको हम कहेंगे पी एक्स। और अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना वाई अक्ष पर है तो वो हो जाएगा पी वाई। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना जेड अक्ष पर है तो वो हो जाएगा आपका पी जेड। देखिए चित्र के माध्यम से ये तीन अक्ष हो गए, एक्स वाई और जेड। इसे कहा जाएगा पी एक्स, और इसमें भी वही डंबलाकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना वही 90 से 95%। शेष संभावना कहां होगी? डंबल की सीमा के बाहर। कहां तक होगी नहीं कहा जा सकता कहां तक होगी। फिर ये हुआ पी एक्स। अब दूसरा आता है पी वाई। एक्स वाई और जेड। इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना वाई अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना वाई अक्ष पर, यह आपका पी वाई हो गया। और इसमें भी वही 90 संभावना अधिकतम कितनी होगी? 90 से 95%। शेष संभावना कहां होगी? डंबल की सीमा के बाहर। फिर तीसरा पी जेड। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना जेड अक्ष पर, इसे कहा जाएगा पी जेड। अब बेटा इनमें आपके जो पी कक्षक होते हैं इनमें एक विशेषता और भी होती है। इनमें एक होता है नोडीय तल। नोडीय तल क्या होता है? नोडीय तल का अर्थ होता है वह क्षेत्र या वह तल जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य है। जैसे हम इसको यूं समझ सकते हैं, यह एक तल है, तल है, दो अक्ष हो गए, इसमें एक तल हो गया। अब जैसे हम पी एक्स कहें तो पी एक्स में डंबल का एक भाग तो इस साइड रहेगा और दूसरा भाग डंबल का इस ओर रहेगा। इस प्रकार की स्थिति दिखेगी आपको। इस प्रकार की, अगर हम इसमें मार्कर को एक्स अक्ष माने तो वाई जेड इसका नोडीय तल हो जाएगा। यानी अगर डंबल एक्स अक्ष पर है तो वाई जेड पर उसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नगण्य रहेगी। यानी पी एक्स के लिए नोडीय तल वाई जेड, इसका नोडीय तल
वाई जेड। अब पी वाई है यानी डंबल वाई अक्ष पर होगा, तो कहां नहीं होगा, एक्स पर और जेड पर। नोडीय तल इसका हो जाएगा एक्स जेड। इसमें डंबल जेड अक्ष पर होगा, तो डंबल कहां नहीं होगा, एक्स वाई। ये इसका नोडीय तल हो जाएगा। नोडीय तल का अर्थ होता है वह तल जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य। पृष्ठ अलग होता है, नोडीय पृष्ठ अलग होता है, नोडीय तल अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज है। अब ये तो रही बात नोडीय तल की। अगर हम चित्र में नोडीय तल को व्यक्त करें तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, ये नोडीय तल हो जाएगा। एक होता है बेटा इनमें नोडीय पृष्ठ या त्रिज्यीय नोड, जैसा कि अभी अपन ने एस कक्षक में पढ़ा था, वैसा इसमें भी होता है। ये नाभिक हो गया और ये हो गया आपका 2s कक्षक। अब जैसे 2p कक्षक। अब अगर हम इसमें जो है 3p कक्षक को प्रदर्शित करना चाहें तो 3p कक्षक को प्रदर्शित करने के लिए टू पी के ऊपर ही होगा 3p, तो 3p हो जाएगा आपका ये। ये हो गया आपका 3p कक्षक। तो बेटा आप देख रहे हो 2p कक्षक और 3p कक्षक के मध्य में एक स्थान खाली दिखाई दे रहा है, और ये जो स्थान हमें रिक्त दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या त्रिज्य नोड। और इनकी संख्या जो होती है n-2 के बराबर होती है, n-2 के बराबर। नोडीय तल एक होता है, जबकि नोडीय पृष्ठों की संख्या जो होती है वो n-2 के बराबर। तो p कक्षक आपकी आकृति में डंबलाकार होते हैं, दिशायुक्त होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz। इनमें नोडीय तलों की संख्या एक एक होती है और नोडीय पृष्ठों की संख्या n-2 के माध्यम से निकाली जा सकती है। n-2 जो है वो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतहों की संख्या को व्यक्त करता है।